हेलो एवरीवन, एजीस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मोशन वन लाइनर देखा था। आज के इस वीडियो में चलिए फोर्स शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं। फोर्स क्या है? तो ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप इज कॉल्ड क्या? फोर्स। बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या आकार को बदल सकता है। ठीक है, बदल दिया तो भी फोर्स कहेंगे, नहीं बदलने का प्रयास किया तो भी कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी को मतलब अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को धक्का दे तो वो पीछे पीछे की ओर मूव होगा, लेकिन वही जो एक बच्चा है 4-5 साल का, वो किसी क्या कहते हैं दीवार को धक्का दे, चाहे हम मतलब जनरली देखा जाए तो एक एडल्ट आदमी भी दीवार को धक्का दे तो दीवार क्या होगा, पीछे नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में भी कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हुआ है, चाहे वस्तु एक्सीलरेट करे या ना करे, फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। ठीक है, फोर्स के प्रभाव क्या क्या है। तो देखिए, चेंज इन स्पीड। ठीक है, मतलब वस्तु की चाल को क्या कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है फोर्स, है ना। फोर्स अप्लाई करने से वस्तु का स्पीड जो होता है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हो गया, कार एक्सीलरेट भी हो सकता है और डिसेलरेट भी हो सकता है। मतलब कि कार की स्पीड में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। चेंज इन डायरेक्शन, मतलब फोर्स लगा के हम किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन शेप, बल लगाकर हम किसी वस्तु का आकार को भी बदल सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट और स्टॉप मोशन, मतलब हम बल लगाकर किसी वस्तु के मोशन को शुरू कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हो गया और नॉन कांटेक्ट। तो चलिए हम कांटेक्ट फोर्स को देखते हैं। जब मान लीजिए कि बल लगाने के लिए हमें वस्तु को छूना पड़ता है तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल्स हो गए मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल, मनुष्य या पशु द्वारा लगाया बल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि गति का विरोध करने वाला बल यानी घर्षण बल। ठीक है, टेंशन फोर्स, तनाव बल, रस्सी या डोरी से उत्पन्न बल को तनाव बल कहते हैं। और नॉर्मल फोर्स मतलब सतह द्वारा लगाया गया लंब बल क्या कहलाता है? नॉर्मल फोर्स कहलाता है। इसके अलावा भी फोर्स को हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का है तो संतुलित बल, संतुलित बल। अनबैलेंस मतलब हो गया असंतुलित बल। तो देखिए, संतुलित बल किसे कहते हैं? मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम बल लगाएं, ठीक है, वो एक्सीलरेट नहीं हो पाए, एक्सीलरेट नॉट एक्सीलरेट हो, ठीक है, तो वैसे फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कहें तो ये वस्तु को क्या करा दे? एक्सीलरेट करा दे। तो वैसे फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल, जिसमें वस्तु को छूने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब पृथ्वी का खिंचाव बल। ठीक है, तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट बिना छुए ही जब ऊपर जाता है तो नीचे ऑटोमेटिक चला आता है ना। चाहे कोई पेड़ और से फल गिरता है तो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे आता है, चाहे स्टेबल होने के बजाय भी नीचे गिरता है। किसके चलते गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। ठीक है, अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स।
तो चुंबकों के बीच का बल को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक हो गया, चाहे एक चुंबक हो गया, एक लोहा हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल। चार्ज कणों के बीच का बल को क्या कहेंगे? वैद्युत बल कहते हैं। जैसे कि एक धनावेशित और एक ऋणावेशित वस्तु लेंगे और रगड़ने के बाद में दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग बचपन में किया करते थे कि कंघी लेंगे और कागज का एकदम छोटा छोटा महीन टुकड़ा कर लेंगे और कंघी को क्या करेंगे? बाल से रगड़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कागज के टुकड़ा के पास ले जाए तो कुछ दूरी से ही उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो वहां पे जो बल प्रयुक्त होता है उसको कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल जब जान रहे हैं तो बल से रिलेटेड न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। कोई वस्तु स्थिर या असमान गति से बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। मतलब कि कोई भी वस्तु जब एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से ही चलती रहेगी। रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लगे, ठीक है। जैसे टेबल पर रखा किताब तब तक स्थिर रहता है जब तक कोई उसे धक्का ना दे, चाहे उठा के एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए, तब तक वो है वहां पे क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसी में हमें जानना है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया देखिए, वस्तु के अंदर क्या एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब वस्तु रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है और या मोशन में रहती है तो मोशन में ही रहना चाहती है। वो अपनी अवस्था को बदलने में क्या करती है? बदलने से रेसिस्ट करती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया दो तरह का होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या होगा कि वस्तु मोशन में रहेगी तो रेस्ट में आने से रेसिस्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जांपल हो गया, मान लीजिए कि गाड़ी चल रहा है और ब्रेक लगता है तो आदमी क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर गिरते गिरते बचता है। तो किसके चलते होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया, इसका एग्जांपल देखें तो कि मान लीजिए हम बाइक पे पीछे बैठे रहते हैं और बाइक का एक्सीलरेटर अचानक लिया जाता है तो पीछे वाला आदमी पीछे की ओर झुक भी जाता है या पीछे की ओर गिर भी जाता है। तो वो इफेक्ट जिसके चलते होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बेसिकली हमको क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। एफ बराबर ए में मिलता है, ठीक है। एम ए। एफ से तो हो गया फोर्स, एम से हो गया मास और ए से क्या हो गया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पहले से हम बता चुके हैं। मोशन में ये इसका डिस्कशन हो चुका है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। जहाँ ये तो एक्सीलरेशन हो गया, v को क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। v को फाइनल वेलोसिटी, u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और t को क्या कहते हैं? t रिफर्स टू टाइम, ठीक है। तो बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन होता है। मतलब एक न्यूटन बराबर, यहाँ देखिए ए बराबर एम है ना, ए बराबर एम मल्टीप्लाई ए। तो मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब फोर्स कैसे यूनिट न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए मास ज्यादा होगा या एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इसके प्रोपोर्शनल है, ए प्रोपोर्शनल टू एम भी हो जाएगा और ए प्रोपोर्शनल टू ए भी हो जाएगा, यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। अब चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला। हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम नदी में नाव पे खड़े हैं किनारे पे, तो नाव को पीछे की ओर जितना जोर से धक्का देंगे उतना ही हम आगे जमीन, मतलब कि नदी के किनारे जो सरफेस जमीन है उस पर हम उतना ही आगे की ओर छलांग मार पाएंगे, है ना। इसके अलावा देखिए रॉकेट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि एग्जॉस्ट गैस नीचे उतना ही स्पीड से जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बराबर एम इंटू ए, यूनिट क्या हो गया न्यूटन, एग्जाम्पल 5×10 न्यूटन। ठीक है ना। वीट बराबर क्या होता है, ए बराबर एम इंटू जी, एम इंटू जी, जी का वैल्यू कितना होता है, जी यहाँ जी बराबर हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 केजी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 9.8, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 490 न्यूटन। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है कि किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है एकांक एरिया पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, एरिया जो होता है, नहीं प्रेशर जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली ये होता है समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो प्रेशर होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि रेतीले जगहों में, मतलब मरुस्थलों में ऊंट जो होता है वो आदमी से ज्यादा स्पीड चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसका पैर का एरिया ज्यादा होता है, उसका पैर झिल्लीनुमा होता है, जिससे उसका एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ता है तो ऊंट के पैर का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ऊंट का पैर कम धंसता है और वो जल्दी जल्दी आगे चल पाता है। चलिए कुछ की फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर करने से मतलब है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, और दूसरी बात कि एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहें तो जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड ही हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। नो डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। सीजीएस सिस्टम कहें तो सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक
लेंथ को हम मेजर करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। और मास को मेजर करेंगे काशी में, तो ग्राम में। और टाइम को काशी में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है। सीधे से वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, मास डज नॉट, मतलब कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है लेकिन मास नहीं करता है। मान लीजिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे उसका वेट मेजर करें तो कुछ और होगा, और वहीं हम मून पे चले जाए तो कुछ और होगा, पृथ्वी के नीचे चले जाए तो कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे जनरली जिसका वेट 60 केजी है यहाँ पे अर्थ पे, वो जाएगा मून पे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि A बराबर m इंटू ए होता है, A बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है। तो जब A 0 हो जाए तो A बराबर क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। तो खाली एक्सेलरेशन 0 होने से नेट फोर्स 0 नहीं होगा, अगर आपका मास भी 0 है तो भी नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अगर कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या होगा, उस समय नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर v माइनस यू बाई टी। जब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो उस कंडीशन में हम A बराबर यहाँ का लिखेंगे v, और u का वैल्यू भी u भी v के बराबर है, तो यहाँ 0/t यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है, ए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जिसके चलते ही हम क्या चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम चल नहीं पाते, ठीक है। फ्रिक्शन का ये फायदा है, गाड़ी में ब्रेक लगता है तो किसके चलते लगता है, फ्रिक्शन के चलते लगता है। फ्रिक्शन नहीं रहता तो रोज एक्सीडेंट होते रहता। और फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जो जिससे मतलब जैसे कि कपड़ों का घिस जाना, घिस के फट जाना, बर्तन को बार बार साफ करते समय, रगड़ते समय बर्तन का पतला होना, फटना मतलब टूटना। और वेट वेट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू ग्रेविटी, ठीक है। W बराबर फोर्स इंटू ग्रेविटी, नो, मास इंटू ग्रेविटी होगा। यहाँ फोर्स नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्या होगा, मास होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।